नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए हम डेली साइंस की क्लास लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ इतना ही, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। तो 50 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। वीडियो नंबर 3 आ चुका है। तो ये प्रकाश का परावर्तन नियम से संबंधित जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीसी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये प्रश्न आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासें दे दिए और आज प्रकाश का परावर्तन, अगला टॉपिक हमारा अनुवांशिकी से संबंधित आएगा। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आया था लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2025 में। ये पूछा गया कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का परीक्षण करने के लिए, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके सौर भट्टियों में गर्मी पैदा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार बना होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, तो इसका जो है परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, इस प्रकार सी टाइप होता है। ये बाहर की तरफ इसका जो है बना होता है। ठीक है, ये है उत्तल दर्पण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो भी परावर्तक बनेंगे वो क्या बनेंगे? मुख्य फोकस के ऊपर आभासी बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। उत्तल दर्पण यह हमेशा सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण यह वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का सेविंग दर्पण, हेड मिरर, नेत्र दर्शक, कार की हेडलाइट्स, सौर भट्टियाँ आदि में इसका जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न सीधा पूछा जाए कि कार की हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस प्रकार बना होता है। इस प्रकार परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। कैसे होता है? अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस पर जो बनता है चित्र बनेगा वो वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो सौर भट्टियाँ हैं, हेडलाइट्स है, नेत्र दर्शक है। और उत्तल दर्पण की ओर बात करें तो इमारतों के अंदर, वाहनों के दर्पण में, आवर्धक कांच, सुरक्षा सुदेशिया, स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का। अब हम बात करें तो प्रकाश की, थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि प्रकाश को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रकाश की, ठीक है, इसमें एक तो होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। और एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हमारे जो टॉपिक दिए, वैसे तो इसने तो इस तरह लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन व नियम, ये दिए हमको। ठीक है, तो हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे, हो सकता है कहीं भी एग्जाम आ सकता है। इस परावर्तन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। इसमें आता है दर्पण, इसमें क्या आता है? दर्पण। और अपवर्तन में क्या आ जाएगा? लेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेंस आ जाएगा। तो दर्पण के अंदर, गोलीय दर्पण के अंदर हम बात करें तो उत्तल और अवतल दर्पण आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसमें क्या होता है? 2 लेंस आते हैं। एक तो अभिसारी लेंस, एक आता है अभिसारी लेंस, एक आता है अपसारी लेंस। ठीक है, अब कई बार ये पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। और अपसारी लेंस को कहते हैं अवतल। ठीक है, ये भी चीज़ें कई बार पूछा जाता है। अब उत्तल दर्पण है, इसमें जो चित्र बनेगा वो आभासी और सीधा और उल्टा, छोटा। ठीक है, और अवतल दर्पण है, इसमें चित्र कैसा बनेगा? आभासी बनेगा व वास्तविक बनेगा। ठीक है, आभासी व वास्तविक, और सीधा व उल्टा। ठीक है, और छोटा व बड़ा। तो इसमें ये आपको याद रखना है। फिर यही कंडीशन अवतल वाली किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी अभिसारी में, अभिसारी लेंस में आ जाएगी। इसमें अभिसारी लेंस के अंदर आभासी व वास्तविक बनेगा,
सीधा व उल्टा, छोटा व बड़ा। फिर अपसारी के अंदर आ जाएगा उत्तल वाला, सीधा, आभासी, सीधा और छोटा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा, अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त चुना है। ये एनिमल यानी पशु परिचर के अंदर आया था। टॉर्च में, वाहनों के पार्श्व साइड दर्पण में, वाहनों के हेडलाइट में, सौर कुकर में। अभी हमने बात की तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे वाहनों के पार्श्व साइड में तो किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन टॉर्च में है, वाहनों के हेडलाइट्स में, सौर कुकर में ये होता है अपने अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ए, सी और डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं और इनका उपयोग निम्न में से होता है। एक तो टॉर्च में प्रकाश को एक दिशा में केंद्रित करने के लिए ये इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश को आगे की ओर फोकस करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कर गर्मी उत्पन्न करने के लिए सौर कुकर के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें तो वाहन के पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चौड़ा दृश्य ये प्रदान करता है। ठीक है। और हम बात करें अवतल दर्पण में, जैसे चिकित्सा में आंखों, कानों, नाक की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे दंत चिकित्सा द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, लेजर उपकरणों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए और आंतरिक अंगों को देखने वाले उपकरण किसका बने होते हैं, अवतल दर्पण के बने होते हैं। तो ये चीज़ें सारी उदाहरण याद रखना है, हो सकता है 2-3 उदाहरण आपसे यहाँ से पूछा जा सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये होता है समतल सतह। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से समतल सतह से टकराई और वापस इसी दिशा में गई। तो इसको तो कहते हैं अपने, ये तो हो गया। इसके अंदर क्या होता है, जो समतल होता है यहाँ पे पॉलिश की होती है, किसी भी चीज़ की पॉलिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर की पॉलिश होती है यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर की कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की कर सकते हैं और क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। यहाँ से किरणें आई, टकराकर इधर चली गई, तो इस किरण को तो कहते हैं आपतन किरण, आपतित किरण कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये दोबारा चली गई परावर्तन के कारण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ पे होता है FN अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब, ये होता है अभिलंब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस आपतित किरण से बनने वाला कोण क्या बनेगा? आपतित कोण, जिसे I से बिलोंग करेंगे। और परावर्तन किरणों से बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे R से बिलोंग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, और इसी प्रकार से इसके नियम बनते हैं जो हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें नियम क्या होते हैं प्रकाश के परावर्तन के अंदर। जैसे आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, ये क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। बिल्कुल सही है, एक नियम ये हो गया। अब प्रश्न में इसी प्रकार पूछा जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक दिशा में होते हैं या एक दिशा में नहीं होते हैं, इस प्रकार पूछा जा सकता है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि जो आपतन कोण है I और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न भी पूछा जाए कि अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो वो भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो इसका आंसर होगा परावर्तन। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण पर पड़ता है तो वह परावर्तन के कारण अपनी दिशा बदलता है। परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किरणें सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौट जाती है, जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है। अगला प्रश्न देखिए, दांत का अवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए दांतों के डॉक्टर का उपयोग किया जाता है। यह भी पूछा गया पशु परिचर के अंदर। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। मैंने अभी बताया, जो चिकित्सक है, दंत चिकित्सक के अंदर जो उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, दंत चिकित्सक दांतों का अवर्धित यानी बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर बड़ा और सीधा प्रतिबंध बनाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये देखो, ये प्रश्न आ गया जो मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बताई थी। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है और उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। प्रसामान्य नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें दो ही कथन सही होंगे, एक तो ए सही होगा और एक होगा सी सही होगा। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये किरण आ गई, ये सतह से टकराई तो ये होगी आपतित किरण। फिर आपतित किरण और परावर्तन किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। और फिर आपतत कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इसमें ए व सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इसमें ये पूरी प्रक्रिया बता दी है। आगे देखिए, फिर हम देखना है कि कौन सा लेंस है जिसका उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में। ये देखो, बार बार इस पशु परिसर के अंदर बार बार प्रश्न आया है प्रत्येक पारी के अंदर, तो इसमें उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए, अगला प्रश्न है, विसरित या अनियमित परावर्तन किसके कारण होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन। अब ये हम बात करें तो परावर्तन के दो प्रकार हम मान सकते हैं परावर्तन के। तो इसमें एक तो होता है नियमित, कौन सा होता है, एक तो नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, एक होता है विसरित परावर्तन। क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो विसरित परावर्तन किसके कारण होता है, अवतल लेंस, परावर्तक की अनियमित सतह, समतल दर्पण, चमकीली और चिकनी सतह। तो इसका आंसर क्या होगा भी, इसका आंसर होगा परावर्तन की अनियमित सतह। ठीक है, अनियमित सतह के कारण होता है विसरित। ठीक है, इसे अनियमित सतह यानी खुरदरा सतह। ठीक है, विसरित को हम कह सकते हैं खुरदरा सतह होता है और नियमित होता है समतल सतह। अगला प्रश्न देखिए, जैसे इसका उदाहरण, विसरित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी अनियमित सतह जैसे कागज दीवार पर पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उत्तल दर्पण के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये वस्तु से छोटा होता है, बिल्कुल है। ये आभासी और सीधा होता है, ये भी सही है। ये दर्पण के पीछे बनता है, ये वस्तु वाले भाग में ही बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये वस्तु वाले भाग में ही बनता है, इसमें गलत ये हो जाएगा। ठीक है, ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की बात करें, जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है और अंदर की ओर इसका पृष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से किरण आई और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें तो इस प्रकार यहाँ से किरणें आई, परावर्तन हुआ और यहाँ से किरणें टकरा कर यहाँ पे गई। ठीक है, और यहाँ पे जो फोकस बनेगा वो क्या बनेगा, मुख्य बिंदु का मुख्य फोकस बनेगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो है आभासी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डैश डैश करके बनाया होता है, आपने देखा होगा, तो ये आभासी बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता देखिए, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था इस प्रकार आभासी करके। यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। अनंत पर हो तो ये प्रहरी में पूछा गया था, फोकस पर दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव पर, अनंत पर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। इसका आंसर क्या होगा अभी, तो इसका आंसर होगा फोकस पर दर्पण के पीछे। फोकस पर दर्पण के पीछे जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पर होगी, तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो फोकस पर दर्पण के पीछे, अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस, सौर बत्तियां, मसालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट्स में उपयोग किया जाता है। ये देखो, सेम प्रश्न पहले पशु परिचर में पूछा गया, फिर प्रहरी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट है और ऐसे ही आपके इसमें चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा जाएगा। तो अवतल दर्पण हो जाएगा, कौन सा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। देखिए भी, अवतल दर्पण का उपयोग सौर बत्तियां, मसालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट्स में होता है। यह दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित फोकस पर करता है, जिसे समांतर किरणें उत्पन्न होती है। यह विशेषता इन उपकरणों के लिए उपयुक्त है। समतल दर्पण केवल सपाट प्रतिबिंब बनाता है
उत्तल लेंस और अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाते हैं जो इन उपयोगों के लिए अनुपयुक्त है। फिर देखिए 13 नंबर, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है वह कहलाता है। देखो मैंने पहले भी बता दी थी आपको चीजें, तो जो बाहर की ओर होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल जिसका बाहर की ओर क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। और एनिमल पशु परिचर के अंदर ये परीक्षा में पूछा गया। तो ये चीज़ें बेसिक बस आपको डायग्राम बनाकर देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इन प्रश्नों का अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसे नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है, नियमित परावर्तन। कागज का टुकड़ा नहीं होता है, पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मेज, कार्डबोर्ड की सतह, चौक पाउडर। तो बता सकते हो कि नियमित परावर्तन मैंने आपको बताया समतल समतल सतह या चिकनी सतह पर होता है नियमित परावर्तन। तो 14 नंबर का आंसर होगा पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मेज पर होगा भी। ठीक है, तो दो प्रकार के परावर्तन, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन बताए थे। विसरित परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, जो खुरदरा जो होता है उस पर होता है। नियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश चिकनी और चमकदार सतह से परावर्तित होता है, जैसे कि पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज, कागज, कार्डबोर्ड और चौक पाउडर असमान सतहें हैं जो विसरित परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, कागज है, कार्डबोर्ड है, चौक पाउडर, ये विसरित परावर्तन के उदाहरण हैं। एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया, कोई भी वस्तु है उसे दर्पण के सामने रखा गया, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ पे ये वस्तु है, ये वस्तु है कोई भी और यहाँ पे ये दर्पण है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। यह दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल, अवतल, परवलयिक दर्पण, समतल दर्पण। आप अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं, तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण एक तो याद रखना, इसको आभासी, इस पर जो चित्र बनेगा वो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण की ये विशेषता है। और दूसरा, बिंब की ऊंचाई है, मान लीजिए बिंब की ऊंचाई है, वैसे ही प्रतिबिंब की ऊंचाई समान रहेगी। वस्तु की दर्पण से दूरी है, उतनी ही दूरी पर चित्र बनेगा, इसको पर्दे पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लगभग जो दूरियां सिस्टम है वो सारा समान रहता है। अगर आप जैसे इस दर्पण के सामने खड़े हो तो आप ऐसे तो है नहीं सामने वाले शीशे में छोटा दिख रहे हो, वैसे ही दिख रहे हो जैसे आप हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है, ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बिल्कुल, और वहीं से उठा रहे हैं और बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो पार्श्व परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, ब नंबर आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है कि वस्तु का बायां भाग दाहिना दिखेगा और दाहिना भाग बायां दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आप दर्पण रखा है तो यहाँ पे जैसे P है तो ये क्या दिखेगा, Q दिखेगा। क्या दिखेगा हमें, Q दिखेगा। ठीक है, तो ये पार्श्व परावर्तन के कारण होता है। अगला देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण क्या होता है, वास्तविक होता है, वस्तु के आकार का होता है, आभासी होता है, सीधा और पार्श्व उल्टा उत्क्रमित होता है। तो इसका आंसर गलत पूछा है इसने, तो वास्तविक नहीं होता है। ये कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण को भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि उत्तल दर्पण लेंस को दो भागों में, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को हम क्या कहेंगे, अपसारी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है, डाइवर्स करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में या सड़क चौराहों पर किया जाता है क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र को बड़ा दिखाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु कौन सी है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, लकड़ी। लकड़ी क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, तो इसका आंसर होगा लकड़ी। देखिए, अपारदर्शी वस्तु वे होती है जो प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देती। लकड़ी अपारदर्शी है, जबकि पानी, केरोसिन, कांच पारदर्शी है। ठीक है,
या अर्ध पारदर्शी हो सकते हैं। तो पारदर्शी यानी जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती। दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। यानी कोई दूर स्थित एक ऊंची इमारत है, उसको हम पूरा देखना है, तो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे हम? तो इसमें हम उपयोग करेंगे उत्तल दर्पण का। ठीक है, किसका भाई? उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसमें क्या होता है, चित्र छोटा बनता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणें सतह पर परावर्तित होकर बाहर की ओर फैलती है। यह एक वाइड व्यू प्रदान करता है, जिससे दूर स्थित ऊंची इमारत को पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यह गुण वाहन के साइड मिरर में भी उपयोग होता है। तो याद रख लेना भी, ये साइड मिरर बार बार आ रहा है। वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। ये सीईटी में पूछा गया था। तो वो रहता है अपने लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग याद रखना है आपको। ठीक है, जो क्या है, लाल व हरे रंग में भेद, असमर्थता, भेद नहीं कर पाता है, उसका होता है कलर ब्लाइंड, उसे कहते हैं। ठीक है। कार और स्कूटर की हेडलाइट यानी अग्रदीप में किसका प्रयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है? कार और स्कूटर की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक लड़का धूप से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी आंख को क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए हम कोई कमरे के बाहर बैठे हैं धूप के अंदर, कुछ टाइम के लिए हम बाहर बैठे हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं अंधेरे कमरे में, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? बड़ा गजब का प्रश्न है ये। इसका कारण क्या है कि उसकी जो पुतली है उसका आकार बढ़ जाएगा और उसकी आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा। ठीक है, तो 6 नंबर, उसकी पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा और उसकी आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा। इस कारण क्या होता है, ये स्थिति हो जाती है। देख लेना आप, हो जाता है बहुत बार। जब कोई व्यक्ति धूप यानी उजाले से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसकी पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ताकि अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके, जिससे आंख कम रोशनी में भी बेहतर देख पाती है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? आकाश का नीला रंग ये होता है प्रकाश के प्रकिरण की कारण। तो आकाश का नीला रंग याद रखना, प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है। अब देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। घटना है और प्रकाश की परिघटना है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना किसके कारण? तारों का टिमटिमाना, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण, किस किस कारण होता है? बड़ा गजब का प्रश्न है। एक उदाहरण आ सकता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूर्व का सूर्य का जो लाल रंग है वो दिखता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ठीक है, एक का हो जाएगा 2 नंबर, प्रकाश के प्रकिरण के कारण ये हमें लाल रंग दिखाई देता है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना, बी का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो बी का हो जाएगा 4। फिर है हमारे पास सी, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? तो वो होता है प्रकाश का परिक्षेपण। चीज़ें सारी याद रखनी है। प्रकाश का परिक्षेपण के कारण आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। परिक्षेपण, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, प्रकीर्ण है और परिक्षेपण। रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण, जैसे आप जा रहे हो धूप के अंदर, दूर हमें दिखाई देता है सड़क पे पानी ऐसा लगता है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आपको याद रखना है। डी का हो जाएगा 3, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये स्थिति बनती है। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपना उत्तर नंबर। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, यानी 2 नंबर आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये जीआर अकाउंटेंट में पूछा गया है। तो ये आपको पता है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए। ये देखो बार बार परीक्षा में प्रश्न आ रहा है। पशु परिचर में ये सेम आया था, सीईटी में पूछा गया है, जेल प्रेरी में पूछा गया है, फिर यहाँ पे देखो जीआर अकाउंट इसमें 2013 में पूछा गया था। फिर है अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसमें सीधा व वास्तविक होता है। सीधा व वास्तविक होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का भी आपको याद रखना है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर 2022 में पूछा गया था। तो इसमें कॉर्निया का भाग उपयोग किया जाता है नेत्रदान के रूप।
एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितनी डिग्री का बनाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपतित किरण आ गई है समतल, यहाँ पे ये परावर्तित किरण, तो दोनों का ये अभिलंब आ गया, इसे n से निरूपित करते हैं। और यहाँ पे आपतित किरण से आपतित कोण बनेगा, परावर्तन किरण से परावर्तन कोण बनेगा। तो ये भी जैसे 30, ये 60 डिग्री का है तो ये भी क्या बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखें। और दोनों के पिछले भी आपतित किरण और परावर्तन कोण के बीच में कितने का बनेगा, तो 120 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 60 ही कर दो आप। तो अब इसका आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसने पूछा कि आपतित किरण और परावर्तन कोण होगा, इसने ऐसे पूछा है। इसने पूछा है कि आपतित किरण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा, 60 का होगा। इसने अगर पूछा है कि आपतित किरण और परावर्तन कोण के बीच में, आपतित कोण और परावर्तन कोण के बीच में कोण होगा, वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार भी आपको याद रखना है। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये प्रश्न पक्का आएगा। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति होगी, दर्पण की आकृति होगी। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, सीधा और बड़ा क्या है, सीधा प्लस में बड़ा। तो जब क्या बनेगा, वो अवतल हो जाएगा। ठीक है, सीधा और बड़ा। ठीक है, तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है। प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम से होती है, निर्वात के अंदर। डी नंबर आंसर हो जाएगा। किस रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो उसको चश्मा दिया जाएगा। किस रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो उसको चश्मा कौन सा दिया जाएगा, उसे उत्तल लेंस दिया जाएगा। कौन सा, उत्तल लेंस दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है, उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस दिया जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, बार बार आ रहा था ना अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण के मुड़ने की प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है। ये है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बनना है वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है परावर्तन। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। और ये इतने पढ़ लेना, आपको हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल हम बात करेंगे अनुवांशिकी से संबंधित जो शब्दावली हैं एग्ज़ाम में पूछी गई है, उनकी ही चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैंने 2 क्लासें लगाई है, वो भी प्रश्न पूछे गए हैं। बस आपको एक बार इनको अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है बस। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।